हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। तो ये हमारा एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 है, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। अभी तक हम 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और जिनमें हम एनसीईआरटी का बेसिक्स सीख रहे हैं, जो कि आपका यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है और सबसे एक रिलायबल सोर्स माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये बुक्स आती हैं, तो इसलिए बहुत रिलायबल सोर्स माना जाता है। तो आइए चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल्स एंड रॉक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर नंबर 5 जो है ये आपका यूनिट 3 का एक पार्ट है। यूनिट 3 जो आपका स्टार्ट हो रहा है लैंडफॉर्म से, इसमें बेसिकली हम 3 चैप्टर को डील करेंगे। द फर्स्ट चैप्टर विल बी द रॉक्स एंड मिनरल्स, जो आज हम बात करेंगे। देन हमारा अगला लेक्चर होगा लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवैल्यूएशन, और तीसरा होगा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन, डिपोजिशन, सॉइल फॉर्मेशन, इन सब की बात करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक 4 लेक्चर आप मेरे द्वारा पढ़ चुके हैं, तो आपको मेरे पढ़ाने के तरीके का पता लग चुका होगा कि किस तरीके से हम इन एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं क्या लिखा होता है बिटवीन द लाइन्स, और लाइन्स में क्या लिखा होता है। देन वी यूज टू discuss it and then we used to explain, then I used to explain which is written but it is not very much clear. So first of all, lecture number 5, that is minerals and rocks. It says in this paragraph, if you will read this paragraph says only one thing, that the earth is composed of various kinds of elements. तो अर्थ में बहुत सारे kinds के minerals हैं, ठीक है। और ये minerals जो हैं ये 2 जगह पाए जाते हैं, that is in the solid form में ये पाए जाते हैं outer layer of the earth में, और ये हॉट एंड मॉल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनसे अर्थ बनी हुई है, वो एलिमेंट्स 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। वन इज सॉलिड, जो कि आपके आउटर लेयर में पाए जाते हैं, और हॉट एंड मॉल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, ठीक है। इसके बाद जो बात की गई है कि जो टोटल क्रस्ट हमारी है, जो क्रस्ट है उसका 98% ऑफ द क्रस्ट जो है वो 8 एलिमेंट से बनी हुई है। और वो 8 एलिमेंट्स क्या है, वो 8 एलिमेंट्स हम देख लेते हैं। वो 8 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये 8 एलिमेंट्स जो हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं 98% ऑफ द क्रस्ट का। और बाकी बचे जो 2% है, उनमें है जो एलिमेंट्स हैं दैट इज टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और कुछ अदर एलिमेंट्स। तो बेसिकली आप यहां से देख सकते हैं कि 98% ये 8 मिनरल्स या जो एलिमेंट्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं, और बाकी जो 2% है क्रस्ट का वो करता है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एंड अदर एलिमेंट्स। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं यहां से कि ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये मेजर एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये मेजर एलिमेंट्स हैं। और बाकी जैसे कि आपके फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, ये सब हैं, ये माइनर एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में है वो रेयरली पाए जाते हैं एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इन देयर सिंगल फॉर्म, मतलब सिंगल फॉर्म में ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, वेरी रेयरली पाए जाते हैं, बट आर यूजुअली कंबाइंड, ये कंबाइंड पाए जाते हैं विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस substances। और ये जो वेरियस सब्सटेंसेज है विच आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, दे आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल्स। तो इन्हीं को बोला जाता है मिनरल्स। तो सबसे पहले हमें यहां पर पता लग गया कि व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं, तो यहां पर नीचे जो इसका अगला पैराग्राफ दिया गया है, ये बॉक्स में आप देख सकते हैं, ये बॉक्स में आपको मिनरल्स की पूरी डेफिनेशन दी गई है। आप इस डेफिनेशन को चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि व्हाट इज मिनरल। अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग, सबसे पहली बात है कि इट्स अ नेचुरली अकरिंग। सेकंड, इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्डरली होता है, और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो एक आपको मिनरल की बताई गई है कि मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हो सकता है, हैविंग ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो एक ऑर्डर्ड होता है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जो मिनरल है उसकी केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं,
ठीक है। और जो मिनरल है दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट से बना होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ सिंगल एलिमेंट्स भी मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सल्फर है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। ये जो है ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं विच आर मिनरल्स इन देमसेल्व्स, ठीक है। इसके बाद जो नीचे इस पैराग्राफ में लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि लिथोस्फेयर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो लिथोस्फेयर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है, दे आर लिमिटेड। बट अभी तक की अगर हम बात करें तो जो उनके कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन एलिमेंट्स के, उनसे हमें मोर देन 2000 मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं अर्थ की क्रस्ट पे, ठीक है। तो यानी कि जो हम समझ सकते हैं कि इसी से हमें पता लगता है कि जो मिनरल्स हैं दे आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा हमारे लिमिटेड है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि हमने टोटल अर्थ की क्रस्ट पे अभी तक एटलीस्ट 2000 मिनरल्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हैं ये रिलेटेड है 6 मेजर मिनरल ग्रुप्स को, जिनको बोला जाता है विच आर ऑल्सो नोन एज मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, विच आर मेजर रॉक नोन एज रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, ठीक है। ये बात आपके क्लियर है यहां तक बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यह लिखा गया है, इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ें तो इसमें यह लिखा गया है कि जो सारे मिनरल्स हैं, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल इज द हॉट मैग्मा, ठीक है। जो बेसिक सोर्स है सारे मिनरल्स का वो हॉट मैग्मा है विच इज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे वो मैग्मा कूल डाउन होता है, जब मैग्मा कूल डाउन होता है तो मिनरल्स के क्रिस्टल अपीयर होते हैं एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द सीक्वेंस टू सॉलिडिफाई। जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होते चले जाते हैं तो मिनरल्स का एक सिस्टमैटिक सीरीज बनता चला जाता है और वो फॉर्म करते हैं रॉक्स, ठीक है। जैसे कि मिनरल्स की हम बात करें, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब इसमें से देखिए कोल आपका सॉलिड है, पेट्रोलियम आपका लिक्विड है और जो नेचुरल गैस है दैट इज इन द गैसियस फॉर्म। तो बेसिकली हम ये बात कर सकते हैं कि यहां पर जो इससे एक हमें चीज बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है कि जो मिनरल्स का बेसिक सोर्स है वो सिर्फ एक है, दैट इज दी हॉट मैग्मा। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हॉट मैग्मा होता है वो ही बेसिक सोर्स है। और जैसे जैसे आपका जो मैग्मा है वो कूल डाउन होता चला जाता है, आपके मिनरल्स के क्रिस्टल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट अपीयरिंग, और जो उनका सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स होगा वो बनेगा किस तरीके से, जब आपकी सॉलिडिफिकेशन की जो एक सीक्वेंस होगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपका रॉक से आपका रॉक फॉर्मेशन होगा, फिर आपका जैसे कोल बन रहा है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सारे के सारे का जो सोर्स है वो सेम है, लेकिन कोल आपका सॉलिड फॉर्म में है, पेट्रोलियम आपका लिक्विड फॉर्म में है और नेचुरल गैस आपका गैसियस फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन इनका जो सोर्स है वो एक सेम है, ठीक है। नीचे एक ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा गया है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें मिनरल्स की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन। इसमें लिखा गया है, पहला है द एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म जो है ये कैसे डिटरमाइन होती है, इट इज डिटरमाइंड बाय इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट होगा उसके द्वारा ये डिटरमाइन की जाएगी, जैसे कि इट कैन बी क्यूब, ऑक्टाहेड्रन और हेक्सागोनल प्रिज्म। ये कुछ डिफरेंट एक्सटर्नल फॉर्म्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर का इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट टर्म जो यहां पर लिखा गया है दैट इज क्लीवेज, ठीक है। अब देखिए क्लीवेज क्या होती है। क्लीवेज इज द टेंडेंसी टू ब्रेक इन द गिवन डायरेक्शन, ठीक है, टेंडेंसी टू ब्रेक इन द गिवन डायरेक्शंस प्रोड्यूसिंग रिलेटिवली प्लेन सरफेसेस। बेसिकली क्लीवेज से आपके प्लेन सरफेसेस बनेंगे, ठीक है, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और दिस इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और लिखा गया है कि मे क्लीव इन वन और मोर डायरेक्शन एट एन एनी एंगल टू ईच अदर। तो बेसिकली जो क्लीवेज है, जो आपका टेंडेंसी टू ब्रेक है, वो किसी एक डायरेक्शन में, एक से ज्यादा डायरेक्शन में या फिर किसी एंगल में हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली क्लीवेज। इसके बाद जो अगला दिया गया है दैट इज नोन एज फ्रैक्चर, ठीक है। अब फ्रैक्चर भी देखिए, थोड़ा सा आप यहां पर देखेंगे कि फ्रैक्चर और क्लीवेज में थोड़ा सा अंतर है, बेसिकली उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रैक्चर का मतलब है इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सो कॉम्प्लेक्स देयर आर नो प्लेन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर कभी कभी जो इंटरनल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कोई प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्लीवेज में जो आपका ब्रेक होगा, जो टेंडेंसी टू ब्रेक होगा, वो प्रोड्यूस करेगा रिलेटिवली प्लेन सरफेस, लेकिन फ्रैक्चर के केस में आपका प्लेन सरफेस नहीं बनेगा। तो क्रिस्टल आपका ब्रेक होगा इन इर्रेगुलर मैनर। यहां पर क्लीवेज में ये बहुत ही ज्यादा रेगुलर मैनर में हो रहा है, प्लेन सरफेस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहां पर इर्रेगुलर मैनर में हो रहा है। ठीक है, तो नॉट अलोंग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, ये यहां पर साफ साफ लिखा गया है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, दैट इज लश्चर। लश्चर को अगर आप हिंदी में समझें तो लश्चर को बोला जाता है एक तरीके से चमक। ठीक है, आप इसको हिंदी में इन शब्दों में समझ सकते हैं, दैट इज नोन एज चमक। तो अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर, बिना कलर के जो मटेरियल, हम अगर कलर की बात नहीं कर रहे हैं तो उसके बिना भी किस तरीके से मटेरियल अपीयर हो रहा है, वो कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है लश्चर। ठीक है, तो ईच मिनरल हैज अ डिस्टिंक्टिव लश्चर लाइक मेटालिक लश्चर, सिल्की, ग्लॉसी एक्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप्स के लश्चर्स होते हैं जो कि किसी भी मिनरल्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कलर। हम बात कर लेते हैं कलर की। तो कलर क्या है बेसिकली, अब देखिए कुछ मिनरल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर्स होते हैं। ठीक है, कुछ कलर्स होते हैं विच आर डिटरमाइंड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके मैलाचाइट, एज्यूराइट, चैल्कोपाइराइट, ये कुछ डिफरेंट मिनरल्स हैं जिनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कलर्ड होते हैं इम्प्योरिटीज से। तो बेसिकली कुछ मिनरल्स का जो कलर होता है वो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जैसे कि मैलाचाइट, एज्यूराइट, चैल्कोपाइराइट। या फिर कुछ मिनरल्स का जो कलर्ड होता है वो इम्प्योरिटीज की वजह से होता है, जैसे कि इम्प्योरिटीज ऑफ क्वार्ट्ज की वजह से जो क्वार्ट्ज होगा वो आपको व्हाइट भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, रेड, येलो एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो क्वार्ट्ज की इम्प्योरिटीज की वजह से क्वार्ट्ज का कुछ अलग कलर हो सकता है, या फिर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका जो कलर होता है वो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है, जैसे कि ये सारे। नेक्स्ट हम एक इसमें बात कर लेते हैं स्ट्रीक। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रीक का मतलब क्या है, स्ट्रीक इज द कलर ऑफ द ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल। कोई मिनरल है उसका ग्राउंड पाउडर का मतलब है कि जब हम किसी मिनरल को क्रश करके उसका पाउडर बनाते हैं, ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाते हैं, तो उसका जो कलर होगा उस पाउडर का, उस कलर को बोला जाता है स्ट्रीक। ठीक है, अब ये जो स्ट्रीक है ये या तो मिनरल के सेम कलर का हो सकता है या फिर डिफरेंट कलर का भी हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैलाचाइट जो मैलाचाइट है वो ग्रीन कलर का होता है और उसका जो स्ट्रीक है यानी कि जो उसके पाउडर का फॉर्म है, जो कलर है, वो भी ग्रीन होता है। यानी कि मैलाचाइट जो ग्रीन है वो उसका स्ट्रीक भी ग्रीन होगा। लेकिन जो फ्लोराइट है, फ्लोराइट पर्पल या व्हाइट, पर्पल और ग्रीन हो सकता है, लेकिन जो उसका स्ट्रीक है यानी कि जब हम फ्लोराइट को क्रश करते हैं, फ्लोराइट को हम पाउडर बनाते हैं, तो जो उसका कलर है पाउडर का, दैट इज द स्ट्रीक, वो व्हाइट कलर की है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज स्ट्रीक। नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली 3 टाइप की होती है, ये आपने बचपन में साइंस में पढ़ी हुई होगी, दैट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि उससे लाइट पास करेगी और ऑब्जेक्ट्स को हम बड़े साफ तरीके से देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है कि लाइट रे पास करेगी बट विल गेट डिफ्यूज्ड सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन, यानी कि उसमें से लाइट रेस पास तो करेंगी लेकिन इस तरीके से पास करेंगी कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा। और ओपेक का मतलब है कि द लाइट विल नॉट पास एट ऑल, द लाइट जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं करेगी। नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक गिवन इज स्ट्रक्चर। इट सेज पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स। ओके, structure is basically the particular arrangement of the individual crystals. Okay, it can be fine, it can be medium or it can be coarse ground. Okay, और fibrous भी हो सकता है, it could be separable, divergent और radiating. That is basically the structure. Next हम बात कर लेते हैं hardness की। Hardness का मतलब यह है it is the resistance of being scratched, यानी कि कोई मटेरियल को कितने आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है, that is its हार्डनेस। यानी कि जिस मटेरियल को जितना आसानी से स्क्रैच किया जा सकता है दैट विल बी लेस हार्ड, और जिसको जितना मुश्किल से आप स्क्रैच कर सकते हैं यानी कि जिसको स्क्रैच करने में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएंगी दैट इज मोर हार्ड। ठीक है, तो यहां पर एक 10 मिनरल्स को सेलेक्ट किया जाता है डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर करने के लिए या उसका स्केल बनाने के लिए, और जो स्केल का जो रेंज है दैट इज 1 to 10। इसमें जो हमारे मिनरल्स लिए जा रहे हैं दैट इज विद द नंबर्स, टेल्क इज 1, जिप्सम इज 2, कैल्साइट इज 3,
fluorite is 4, apatite is 5, 6 is feldspar, 7 is quartz, 8 is topaz, 9 is corundum and 10 is डायमंड। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एसएससी वगैरह के एग्जाम में या फिर यूपीएससी में भी अगर आप बात करें तो सीडीएस वगैरह के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इनमें से अगर आप हार्डनेस की बात करो तो ज्यादा हार्ड कौन है और कम हार्ड कौन है। तो आपको याद रखना होगा कि टेल्क से हम डायमंड तक जाएंगे 1 to 10 तो हमारी हार्डनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से मान लीजिए दे दिया जाता है, आपको ये 4 मटेरियल दे दिए जाते हैं, सपोज आपको एक दिया जाता है फ्लोराइट, आपको दिया जाता है एपेटाइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, और आपको बोला जाता है कि इनको आप अरेंज कर लें। सपोज ये आपको लिखा गया है 1, 2, 3 और 4, और सपोज आपको कहा जाता है कि इनको आप अरेंज कर लें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस में तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्लोराइड जो है वो नंबर 4 में है, तो फ्लोराइड सबसे कम हार्ड होगा। ओके, देन इसके बाद आपको पता है एपेटाइट है तो एपेटाइट उससे ज्यादा हार्ड होगा। इसके बाद फेल्डस्पार है तो फेल्डस्पार उससे सबसे ज्यादा हार्ड होगा, और क्वार्ट्ज जो है वो उससे ज्यादा है तो क्वार्ट्ज उससे भी ज्यादा हार्ड होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज का ये ऑर्डर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली आप यूपीएससी लेवल में, सीडीएस वगैरह में या फिर एसएससी वगैरह के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक प्रॉपर्टी और बची है दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट एंड द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है और सेम वॉल्यूम का ऑफ वाटर का जो वेट है, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का वेट लेते हैं एयर में, फिर उसका वेट लिया जाता है पानी में, और देन इट इज डिवाइडेड, और डिवाइड फिर उसके बाद किया जाता है द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द टू वेट्स। यानी कि वेट ऑफ एयर और वेट ऑफ वाटर में जो डिफरेंस आएगा वहां से हमें बायंसी फोर्स मिल जाएगा, और उससे हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, उससे हमें पता लग जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हमारी जो 10 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी मिनरल्स की वो हमने यहां पर जानी। अब हम आगे बात कर लेते हैं मेटालिक मिनरल्स की। ठीक है, अब मेटालिक मिनरल्स में क्या होता है, देखिए These minerals contain metal। सबसे पहले तो आपको नाम से पता लग रहा है that they are metallic minerals, तो they contain metal and then they can be subdivided into 3 types. One is your precious metal like your gold, silver, platinum, they are precious metal. Next is your ferrous metals. Ferrous metals means जिनमें आयरन होता है। ठीक है, ferrous means आयरन, क्योंकि Fe is your ferrous, तो यहां से Fe से वर्ड से आप याद रखेंगे कि ferrous है का मतलब है इसमें आयरन होता है। और अदर मेटल्स जिनमें आयरन को मिलाकर आप वेरियस काइंड्स ऑफ स्टील बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो फेरस मेटल्स। एंड द थर्ड वन इज नॉन फेरस मेटल्स, यानी कि जिनमें आयरन नहीं होता। दे इंक्लूड द मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स में मेटल कंटेंट नहीं होता, दे डू नॉट कंटेन द मेटल कंटेंट लाइक सल्फर, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स। ये कुछ एग्जांपल हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स के। और यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है सीमेंट का, तो सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको पहले से बताते भी आया हूं और वो फिर से मैं इस क्लास में रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि एनसीईआरटीज में दिए गए जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं खासकर एसएससी वगैरह के या फिर यूपीएससी के, जो हम थोड़ा सा लो लेवल एग्जामिनेशन, अगर हम सिविल सर्विसेज को छोड़ दें तो सीडीएस है, सीएपीएफ का एग्जाम है या फिर रेलवेज एसएससी के एग्जाम है, उनमें क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम्पल्स भी इन्हीं से पूछ लिए जाते हैं कि सीमेंट इज अ विच टाइप ऑफ अ मिनरल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है सीमेंट इज अ विच टाइप ऑफ अ मिनरल, तो आपका जवाब होगा सीमेंट इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। या फिर सल्फर आपका कौन से तरीके का है, या आपको 4-5 मिनरल्स के नाम दे दिए गए, यू हैव टू फाइंड आउट कि विच इज मेटालिक विच इज नॉन मेटालिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रॉक्स की। अब देखिए रॉक्स क्या होते हैं। द अर्थ क्रस्ट जो होती है दे आर कंपोज्ड ऑफ
रॉक्स, ठीक है। अर्थ क्रस्ट जो होती है वो रॉक से बनी होती है। नाउ अब रॉक क्या होता है, देखिए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, ठीक है। देखिए यहां पर जो हम एक आपको सीक्वेंस समझाने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले आपके पास होते हैं एलिमेंट्स, ओके। एलिमेंट्स का जो मिक्सचर होता है या जो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, इट फॉर्म्स योर मिनरल्स, और जो मिनरल के कॉम्बिनेशन होते हैं दे फॉर्म रॉक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से हायरार्की है। एलिमेंट सबसे पहले होते हैं, एलिमेंट्स के बाद बनते हैं मिनरल्स उनके कॉम्बिनेशन से, और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं रॉक्स, ओके। तो नेक्स्ट, रॉक्स जो है, द रॉक्स में बी हार्ड और सॉफ्ट और इन वेरिड कलर्स, ओके। जैसे ग्रेनाइट इज हार्ड, सोप स्टोन इज सॉफ्ट, ओके, और वेरिड कलर्स में हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स में हो सकते हैं। गैब्रो इज ब्लैक एंड क्वार्ट्जाइट कैन बी मिल्की व्हाइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि रॉक्स में अगर रॉक्स कोई दो मिनरल से बना है, सपोज करते हैं रॉक्स बना है हमारा मिनरल 1 और मिनरल 2 से, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों की डेफिनेट कंपोजिशन ही होगी, ओके। डेफिनेट कंपोजिशन होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ओके। नाउ फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज, फिर से यहां पर एग्जांपल दिए गए हैं, आर द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड इन द रॉक्स। तो यानी कि फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज दो ऐसे मिनरल हैं जो कि रॉक्स में बहुत ज्यादा कॉमनली फाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज, एक वर्ड यहां पर दिया गया है, इस वर्ड को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है इट्स द साइंस ऑफ रॉक्स, ओके। पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स, और पेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है who studies rocks in all their aspects like its mineral composition, texture, structure, origin, occurrence, alteration and relationship with other rocks। तो पेट्रोलॉजी याद रखें, पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स, और पेट्रोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो रॉक्स को उसके सारे एस्पेक्ट्स में स्टडी करता है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स होते हैं विच आर ग्रुप्ड अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, कि किस फॉर्मेशन का जो मोड है उसके अकॉर्डिंग जो रॉक्स हैं उनको 3 फैमिलीज में ग्रुप किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। दे आर, द फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, ओके। इग्नियस रॉक्स, और ये इग्नियस रॉक्स जो है दे आर सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा, ओके। जो वॉल्केनो से हमारा मैग्मा और लावा बनता है, मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं पहले क्लासों में पढ़ा चुका हूं, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, ओके। राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। तो इग्नियस जो है, इग्नियस रॉक्स जो है दे आर द सॉलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा एंड लावा। नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट ग्रुप इज सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। एक्सोजेनस प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्सोजेनस प्रोसेस क्या होती है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक, द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली ये 3 जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन है इसको आप बड़े अच्छे से ध्यान रखें। इग्नियस रॉक्स आपके बनते हैं सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। सेडिमेंट्री रॉक्स आपके बनते हैं बाय द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, ओके। डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। और द थर्ड वन इज द कैटेगरी इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रॉक्स होते हैं उनका जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उनसे बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आइए, ये इनका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया, बेसिक ग्रुपिंग हो गई ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हम इन 3 तरीके के रॉक्स को और इनकी फॉर्मेशन को, प्रोसेस को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक से। तो यहां पर लिखा गया है, देखिए साफ साफ, इग्नियस रॉक्स फॉर्म आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो दे आर नोन एज, क्योंकि ये मैग्मा और लावा से बने होते हैं, सो दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स। तो याद रखिएगा प्राइमरी रॉक्स कौन से हैं, इग्नियस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स, ओके। नाउ इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, देखिए इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। जो हमारा मैग्मा होता है जब वो कूल और सॉलिडिफाई होता है तो वहां पर बनते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यहां पर भी ये लिखा गया है, देखिए यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज। तो मैंने भी आपको जैसे बोला कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू इन द प्रीवियस क्लासेस कि व्हाट इज मैग्मा। तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैग्मा क्या होता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, ओके। व्हेन मैग्मा इन इट्स अपवर्ड मूवमेंट कूल्स एंड टर्न्स अप सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड इट्स इग्नियस रॉक। जब आपका मैग्मा जो वॉल्केनो से निकलता है, जब वो ऊपर की तरफ को होता है, अपवर्ड मूवमेंट में होता है, वो कूल डाउन होता है और सॉलिड फॉर्म में टर्न होता है, तो बन जाता है क्या, इग्नियस रॉक्स,
ओके। और द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट। जो सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग की प्रोसेस है वो अर्थ क्रस्ट में भी हो सकती है या फिर सरफेस पे भी हो सकती है। नाउ igneous rocks का भी क्लासिफिकेशन है। igneous rocks are classified based upon their texture. ओके, और जो टेक्सचर है वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ग्रेन्स और अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द मटेरियल्स। ओके, अगर जो मोल्टन मेटल मटेरियल है वो स्लोली कूल होता है एट ग्रेट डेप्थ्स, ये कंडीशन याद रखेंगे। अगर स्लोली कूल होता है ग्रेट डेप्थ्स में, यानी कि कूलिंग स्लो है लेकिन जो डेप्थ है वो ज्यादा है, तो जो मिनरल ग्रेन बनेंगे वो होंगे वेरी लार्ज। ओके, जो मिनरल के ग्रेन्स बनेंगे वो बनेंगे वेरी लार्ज। अगर सडन कूलिंग होती है, अगर सडन कूलिंग होती है एट द सरफेस पे, सरफेस पर अगर सडन कूलिंग होती है तो हमारे बनेंगे स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। ओके, इन पॉइंट्स को आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं, बड़े सिंपल शॉर्ट फॉर्म में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कंडीशंस आप लिख सकते हैं। स्लो कूलिंग ग्रेट डेप्थ्स पे हो रही है तो आपकी ग्रेन्स का साइज बहुत ज्यादा होगा। सडन कूलिंग हो रही है सरफेस पे तो आपके स्मॉल और स्मूथ ग्रेन्स बनेंगे। और अगर कूलिंग की कंडीशंस इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कंडीशंस ऑफ कूलिंग है, तो आपके जो ग्रेन्स का साइज होगा वो भी इंटरमीडिएट साइज ही बनेगा। ओके, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखिए फिर से दे रखे हैं इग्नियस रॉक्स के। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेसिया एंड टफ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वेरी कॉमनली अकरिंग एग्जांपल्स हैं ऑफ द इग्नियस रॉक्स। ओके, so now we move forward to the next type of rocks, that is the sedimentary rocks. देखिए sedimentary rocks क्या होते हैं? sedimentary जो वर्ड है वो वर्ड ही आया है बेसिकली फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज नोन एज सेडिमेंटम। इसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन। ओके, तो कोई भी तरीके का रॉक्स हो सकता है, जैसे कि इग्नियस है, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है। ठीक है, वो जब एक्सपोज होता है डिन्यूडेशनल एजेंट से। डिन्यूडेशनल एजेंट्स का मतलब है एक्सटर्नल एजेंट्स, लाइक आपकी जो विदरिंग होती है, इरोजन होती है, तो उससे वो वेरियस साइज में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर विदरिंग होती है रॉक की तो वो वेरियस साइज में ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद जो उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनेंगे दे आर ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट जगह में वो एक्सोजेनस एजेंसीज से। ये एक्सोजेनस एजेंसीज क्या होती हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये फ्रेगमेंट्स जो हैं डिफरेंट जगह पर जाते हैं, चले जाते हैं बाय द एक्सोजेनस एजेंसीज और वहां पर जाके ये डिपॉजिट होते हैं। फिर ये जो डिपॉजिट्स हैं थ्रू कॉम्पैक्शन प्रोसेस दे टर्न इनटू रॉक्स। ओके, ये रॉक्स में टर्न हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लिथिफिकेशन। तो यहां पर एक वर्ड और आ रहा है, इसको नोट करें, लिथिफिकेशन। तो लिथिफिकेशन इज बेसिकली, आप इस प्रोसेस को पूरा समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं कि कोई भी तरीके का रॉक्स है, वेदर इट्स एन इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, वो हमारा जब डिन्यूडेशनल प्रोसेस से गुजरता है, जब उस पर डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए विदरिंग, तो विदरिंग होगी तो वो स्मॉल साइजेस में या वेरियस साइजेस ऑफ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा। फिर अगर उस पर कुछ एक्सोजेनस एजेंट्स होते हैं तो वो उसको, जो फ्रेगमेंट्स बन चुके हैं उनको डिफरेंट जगह में ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर वो कहीं जाके ऐसा हो सकता है कि वो धीमे धीमे जो आपके प्रोसेसेस, जो आपके वेरियस साइजेस ऑफ फ्रेगमेंट्स थे वो डिपॉजिट होना शुरू होंगे। फिर उसके बाद वो जो डिपॉजिट्स हैं उन पे कॉम्पैक्शन होगा, यानी कि उन पे लोड वगैरह पड़ेगा, जो प्रेशर वगैरह पड़ेगा, उससे वो बन जाएंगे रॉक्स। तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है लिथिफिकेशन। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, उस पर जो लेयर्स हैं, ओके, दे रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन। ठीक है, ज्यादातर में होता है, इन मैनी लिखा गया है, सब में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि इन द सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इवन आफ्टर लिथिफिकेशन, ओके, सही है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स जनरल लिखा जाता है तो सही है, इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा जाता है तो भी सही है, इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स लिखा जाता है तो भी सही है। लेकिन अगर लिखा जाता है इन सेडिमेंट्री रॉक्स दिस थिंग हैपेंस ऑलवेज, या इन ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स दिस थिंग हैपेंस, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, जनरली होता है, ज्यादातर होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में जो एक एक वर्ड्स होते हैं, जो उनके मीनिंग्स में थोड़ा बहुत वेरिएशन लाते हैं, यूपीएससी वगैरह खासकर इस तरीके के स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा खेलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन उस पर डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मैनी में होता है, सम में होता है,
बहुत ज्यादा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। ओके, तो जो लेयर बनती है उसी वजह से हमने देखा होगा कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जैसे कि सैंडस्टोन और शेल है, उनमें नंबर ऑफ लेयर्स हमें दिखाई देती है जिनकी थिकनेस भी अलग अलग होती है, वेरिंग थिकनेस होती है। ओके, नाउ जो मोड ऑफ फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इनको भी हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकली फॉर्म्ड, जो मैकेनिकली फॉर्म्ड है लाइक सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस एक्सेट्रा। ये आपके एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर मैकेनिकली फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिक फॉर्मली फॉर्म्ड के एग्जांपल है गीजराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। और तीसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज द केमिकली फॉर्म्ड, दैट इज चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट, पोटैश एक्सेट्रा। तो ये आपके हो गए सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स कैसे बन रहे थे वो आप समझ गए, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो आप समझ गए। अब बचा है तीसरा टाइप्स का रॉक दैट इज नोन एज दी मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब क्या होता है। मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। ओके, अब दीज रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ, ये रॉक कैसे बनते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज। तो जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है तो बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस दी गई है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मेटामॉर्फिज्म अकर्स व्हेन रॉक्स आर फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस और व्हेन मोल्टन मैग्मा राइजिंग थ्रू द क्रस्ट comes in contact with the crustal rocks or the underlying rocks are subjected to great amounts of pressure by overlying rocks। यानी कि जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस है वो कब होती है, जब या तो हमारे रॉक्स जो हैं वो फोर्स्ड डाउन टू लोअर लेवल्स, यानी कि कोई रॉक हमारा ऊपर की लेवल पर है, ऊपर की लेयर में है, वो हमारा जो टेक्टोनिक प्रोसेसेस होती हैं उससे वो नीचे को जा रहा है, या फिर जब मॉल्टन मैग्मा जो ऊपर की तरफ को आ रहा है क्रस्ट से, वो रॉक्स के कांटेक्ट में आता है, अंडर कांटेक्ट में आता है क्रिस्टल रॉक्स के, और जो अंडरलाइंग रॉक्स होते हैं, जो अंडरलाइंग रॉक्स है वो सब्जेक्ट हो ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो। तो बेसिकली देखिए 3 टाइप के यहाँ पर रॉक्स और 3 टाइप की पोजीशन की बात की गई है। सबसे पहला है जो रॉक्स अपर लेवल में लाई कर रहे हैं वो हमारे टेक्टोनिक प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि सबडिक्शन ऑफ द प्लेट्स जो होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसकी वजह से अगर वो रॉक्स नीचे को जा रहे हैं, एक कारण ये है, तो उस पर क्या होगा, अगर वो फोर्स डाउन हो रहे हैं तो उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज होगा। नेक्स्ट है जब मॉल्टन मेटल ऊपर की तरफ को आ रहा है, यानी कि जो मैग्मा है, जो मॉल्टन मैग्मा है वो ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो उनके कांटेक्ट में वो आएंगे, तब भी उनका टेम्परेचर, प्रेशर चेंज होगा। और नेक्स्ट जो तीसरे टाइप के हैं, यानी कि जो पहले से ही अंडरलाइंग रॉक्स हैं, यानी कि जो नीचे के लेयर्स में जो रॉक्स हैं उनके ऊपर से अगर जो ऊपर के रॉक्स हैं, जो ओवरलाइंग रॉक्स हैं, उनका अगर उस पर प्रेशर पड़ रहा है, तो इन तीनों वजह से जो रॉक्स बनते हैं वो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, तो मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन ओरिजिनल रॉक्स। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक एक कोई नया फॉर्मेशन ऑफ रॉक नहीं है, बेसिकली इट्स अ चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ रॉक्स। कोई जो पहले से कंसोलिडेटेड रॉक्स थे उनमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की चेंज की वजह से जो रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उस तरीके से जो रॉक्स बनते हैं उनको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। और किस किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पहले जो अपर लेयर में लाई कर रहे हैं या तो वो नीचे को जा रहे हो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से, या फिर जो क्रिस्टल में जो मैग्मा है, जो क्रिस्टल रॉक्स में जो मॉल्टन मैग्मा है वो उनके कांटेक्ट में आ रहा हो तो उससे उसका प्रेशर, टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर जो रॉक्स ऑलरेडी हमारी लोअर लेयर पे लाई कर रहे हैं उस पे जो ऊपर से जो रॉक्स हैं उनका प्रेशर पड़ रहा है। तो इन तीनों तरीके से जो रॉक्स का, जो ओरिजिनल रॉक्स हैं उनमें जो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, उस तरीके से जो रॉक्स बनेंगे दे आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। Okay, next, mechanical disruption and reorganization of the original minerals within rocks due to breaking and crushing without any appreciable chemical change is called dynamic metamorphism। अभी तक हम बात कर रहे थे रॉक्स की। अब जो रॉक्स के अंदर ओरिजिनल मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स हैं रॉक्स के अंदर, उनका मैकेनिकल डिसरप्शन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है ड्यू टू ब्रेकिंग और क्रशिंग
विदाउट एनी एप्रिशिएबल केमिकल चेंज, क्योंकि ब्रेकिंग और क्रशिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट्स नॉट अ केमिकल प्रोसेस। उनका केमिकल नेचर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उनका अगर फिजिकल नेचर चेंज होता है ड्यू टू ब्रेकिंग और क्रशिंग, तो उस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ओके, याद रखेंगे, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। नेक्स्ट है द मटेरियल्स ऑफ द रॉक्स केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो फिजिकल चेंज की जो प्रोसेस है, मैं यहां पर इसको लिख देता हूं ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी रहे। जो फिजिकल चेंज होता है मिनरल में, दैट इज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, और जो केमिकल चेंज होता है दैट इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स विद इन रॉक्स। हम इसमें रॉक्स की एज सच बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो मिनरल्स हैं रॉक्स के अंदर, अगर उनका फिजिकल प्रोसेस में चेंज आता है तो दैट इज नोन एज डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। अगर उनके केमिकल प्रोसेस में, उनके केमिकल नेचर में, केमिकली स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो दैट इज नोन एज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ओके, अब थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी देखिए दो टाइप का होता है। टू टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म, वन इज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म एंड सेकंड वन इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। अब कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, देखिए, इन कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा एंड लावा। ओके, क्योंकि कॉन्टैक्ट है, आप वर्ड से समझ सकते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब है जो कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जब आपका मैग्मा और लावा है वो ऊपर की तरफ को आ रहा है, तो जब उनके कॉन्टैक्ट में आके हमारा केमिकली स्ट्रक्चर चेंज होता है और जो मटेरियल है, जो रॉक का मटेरियल है, यानी कि जो मिनरल विद इन द रॉक्स हैं, अगर वो रिक्रिस्टलाइज होते हैं अंडर हाई टेम्परेचर, तो उस केस को या उस कंडीशन को बोला जाता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ओके, और इस केस में जनरली क्या होगा कि जो मैग्मा और लावा का जो मटेरियल है वो ऑफन ऐड हो जाएगा किसमें, रॉक्स में। ओके, नेक्स्ट इज रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म का मतलब है जो हमारी टेक्टोनिक शेयरिंग होने की वजह से, यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो टेक्टोनिक शेयरिंग होती है, यानी कि जो प्लेट्स के बीच में, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनके बीच में जो शेयरिंग होती है, उसकी वजह से अगर रॉक्स रिक्रिस्टलाइज होते हैं तो उसको बोला जाता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ओके, तो जो आपका मैग्मा के कांटेक्ट में आके जो होता है दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, और जो रिक्रिस्टलाइजेशन और जो केमिकल नेचर चेंज होता है मिनरल विद इन द रॉक्स का ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट शेयरिंग, दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ओके, नाउ अब जो प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, कुछ रॉक्स में उनकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेन्स या मिनरल्स हैं दे गेट अरेंज्ड इन लेयर्स और लाइंस। ओके, वो लेयर्स में या लाइंस में अरेंज हो जाते हैं। तो सच एन अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स और ग्रेन्स इन द मेटामॉर्फिक रॉक इज कॉल्ड, आइदर उसको बोला जाता है फॉलिएशन और लीनिएशन। तो फॉलिएशन और लीनिएशन दो ऐसे वर्ड्स हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक से रिलेटेड है। इसमें आप कह सकते हैं कि जो मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है उसके बाद जो मिनरल्स या ग्रेन्स होते हैं रॉक्स के अंदर, वो एक लेयर में या फिर लाइन में अरेंज हो जाते हैं। उस तरीके के अरेंजमेंट को बोला जाता है फॉलिएशन और लीनिएशन। अगर वो लाइन या लेयर में फॉल होते हैं तो उनको बोला जाता है फॉलिएशन या लीनिएशन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो मिनरल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन ऑल्टरनेटिंग थिन एंड थिक लेयर्स। थिन टू थिक लेयर्स में वो होते हैं जिसमें अपीयरेंस ऑफ लाइट एंड डार्क शेड्स आता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेंडिंग, BANDING, बेंडिंग। और जिन रॉक्स में ये बेंडिंग नजर आती है, यानी कि जो थिन और थिक लेयर्स ऑल्टरनेटिवली होती हैं जिनसे लाइट और डार्क शेड्स दिखाई देते हैं, उनको बोला जाता है बेंडेड रॉक्स, BANDED, बेंडेड रॉक्स। ओके, अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का टाइप होता है वो ओरिजिनल रॉक पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल रॉक कैसा था। ओके, जो मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस से गुजरा है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। दो प्रोसेस आपके दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। वन इज फॉलिएटेड, सेकंड इज नॉन फॉलिएटेड। और कुछ एग्जांपल्स यहां पर जो दिए गए हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के वो आप याद रखें, निसॉइड, ग्रेनाइट, सिएनाइट, स्लेट, स्किस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर आपको कहीं और से कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो यहां पर नाम दिए गए हैं एनसीईआरटीज में उनको आप बिल्कुल याद रखेंगे कि कौन सा रॉक जो है वो किस कैटेगरी का होता है। ओके,
तो नाउ इसमें एक लास्ट टॉपिक और बचा है इस चैप्टर में, दैट इज द रॉक साइकिल। तो आइए उस रॉक साइकिल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या होती है रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल बेसिकली होता क्या है कि रॉक्स जो है वो एक फॉर्म में नहीं रहते। ओके, जो रॉक्स हैं वो कभी भी एक सिंपल, मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो मेटामॉर्फिक ही रहेगा, जो इग्नियस रॉक है वो इग्नियस ही रहेगा, जो सेडिमेंट्री है वो सेडिमेंट्री ही रहेगा। ओके, तो रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच द ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस। ठीक है, और उनका चेंज भी हो सकता है। हमें पता है कि इग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं मैग्मा से। और जो अदर रॉक्स हैं यानी कि सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बनते हैं इन प्राइमरी रॉक से। ओके, अब इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं। ओके, देखिए मैं आपको इसको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। सबसे पहले आपका मैग्मा है, मॉल्टन मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होकर बन गया इग्नियस रॉक्स। ओके, अब इग्नियस रॉक्स में अगर विदरिंग और इरोजन होता है तो क्या बनेगा? सेडिमेंट। ओके, सेडिमेंट में लिथिफिकेशन की प्रोसेस होगी, जो आपका डिपोजिशन वगैरह होगा, मैंने आपको बताया था एक्सोजेनिक एजेंट्स के द्वारा, फिर वो डिपॉजिट होंगे, उनमें कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होगी, उनसे रॉक्स बनेंगे लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन में, तो वो बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स आपके मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के थ्रू अगर गुजरते हैं तो वो बन जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ये तो हो गया इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक और वहां से मेटामॉर्फिक। लेकिन जो इग्नियस रॉक्स हैं वो डायरेक्ट आपके मेटामॉर्फिक भी बन सकते हैं। अगर इग्नियस रॉक्स में सीधे मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस होती है, यानी कि जो 3 तरीके का मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर रॉक्स हैं या जो फिर आपके मॉल्टन मैग्मा के कांटेक्ट में आ रहे हैं या फिर जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं, वो तीनों तरीके के रॉक्स में भी अगर वो इग्नियस रॉक्स थे ओरिजिनली तो वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस से होके क्या बन जाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक्स हो, उन पर अगर मेल्टिंग होती है, अगर वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को में उनको दिन मिलता है तो वो मेल्टिंग होगी, तो वो वापस से क्या बन जाएगा? मैग्मा। ओके, वो वापस से बन जाएगा मैग्मा। ओके, तो इस तरीके की जो साइकिल है वो हमेशा चलती रहती है। कोई भी रॉक हमेशा अपने जो फॉर्म है उस पर नहीं बना रहता, वो कंटिन्यूस अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। इग्नियस रॉक्स आपके प्राइमरी रॉक्स हैं जो कि आपके मैग्मा से बनते हैं, हॉट मॉल्टन मैग्मा से बनते हैं। फिर उसके बाद अदर रॉक्स जो सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक हैं वो इग्नियस रॉक से बनते हैं और वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी सेडिमेंट के थ्रू आपका फिर से सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें ये नहीं है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स सेडिमेंट्री नहीं बन सकते। मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी अगर सेडिमेंट होता है, डिनुडेशनल प्रोसेसेस होती हैं, एक्सोजेनस एजेंट्स द्वारा उनको कहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं, लिथिफिकेशन की प्रोसेस होगी, तो वापस से वो भी सेडिमेंट्री बन सकते हैं। यानी कि मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री बन सकते हैं, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक भी बन सकते हैं। इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक बन सकते हैं, यस, मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस के थ्रू। और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके मेल्ट होके मैग्मा बनेंगे और मैग्मा सॉलिडिफाई और कूल डाउन होके बन जाएगा इग्नियस रॉक्स। तो ये तीनों रॉक्स आपस में क्या है कि तीनों रॉक्स आपस में एक दूसरे के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। तो इसी तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है रॉक साइकिल। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप हमें बताएं, हम इसको और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एंड वी एट ओकुल विल प्रोवाइड यू द practice quiz, exam related quiz for this topic, for this chapter, and also we will very soon bringing the mock test for you so that you can get your exam ready। और एक डाउट फोरम हम क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं और आपस में कम्युनिटी में भी डिस्कस करके एक दूसरे से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव ज्योग्राफी और द नॉन टेक पोर्शन हैज बिगन very recently on our channel. So I request you to like the videos, to share it with your friends, to subscribe to our channel if you haven't done it so far, and also keep asking your doubts if you have any, keep commenting on the videos, keep giving us your feedback, and you can also join us on our Facebook page, Twitter page, and you can also contact us through email. So see you in the next chapter of this geography NCERT class 11 physical geography. Till then, keep learning with us, keep enjoying with us. Have any doubts, ask us, feel free, we are there to help you. Okay, so see you in the next video. Till then, thank you and have a nice day.